हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो उसके बारे में बात की थी और एट लास्ट हमने बात की थी कूलम्स लॉ की, राइट। और हमने कूलम्स लॉ को लिखा था दैट F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आपको पता है कि जिस तरीके से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस और उन दोनों के बीच का अगर सेपरेशन आर है, तो हम लोगों ने जिस तरीके से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था, सिमिलरली जो है अगर आपके दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और उन पे आपका जो चार्ज है वो Q1 और Q2 है और वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो उन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से हमने जो है लिखा हुआ था। अब हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए। अब ये क्या है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा। अगर सिंपली मैं बात करूँ, आपने जैसे मैग्नेट होता है ना, ठीक। मैग्नेट को आपने देखा होगा, अगर आपके चाहे कुछ भी उसके पोल्स हो, सेम पोल्स हो या फिर आपके ऑपोजिट पोल्स हो, ठीक। अगर आपके ये दो अगर मैग्नेट्स हैं और इन मैग्नेट्स का अगर ये पोल्स क्या है, डिफरेंट पोल्स हैं, राइट। अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, इन दोनों में इंटरेक्शन अगर देखते हो तो आपको एक फील्ड फील होता है, राइट। आपको कुछ एक फोर्स टाइप का फील होता है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर क्योंकि क्या है, आपके ऑपोजिट पोल्स हैं, तो ये कैसा फील होगा आपका, एक अट्रैक्टिव। जो आपका इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। क्योंकि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका एक फील्ड जनरेट होगा। फील्ड जनरेट मतलब एक रीज़न। अगर ये आपके दो बॉडी हैं और इन दोनों के बीच में जो है एक फील्ड टाइप का, इनका एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक रीज़न होगा, जिस रीज़न पे आप जो है उस फील्ड को फील करेंगे। और अगर आप इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ा देते हैं तो आप जो है ये फील्ड को कम फील करेंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ गया है। सिमिलरली आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में भी अगर दो मासेस हैं, राइट, अगर एक मास m1 है, एक दूसरा m2 है, तो उन दोनों में क्या होता है, कुछ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उस इंटरेक्शन का भी एक क्या होगा, रीज़न होगा, उसको आप क्या बोलते हो, फील्ड बोलते हो। सो बेसिकली फील्ड का मतलब क्या है, एक रीज़न, जिस रीज़न में आप जो है इंटरेक्शन को फील कर रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, कुछ भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके जो आपने दो चार्ज्ड बॉडी ले रखी है उन दोनों के बीच में आप इंटरेक्शन देख रहे हो, तो वो चार्ज्ड बॉडी किस तरीके की है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर डील किसके संग कर रहे हैं, आपके चार्जेस के संग। तो अगर ये आपका Q1 चार्ज था और ये Q2 चार्ज था, ठीक है, और अगर मैं बोल दूँ कि अगर ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो आपको पता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इनमें जो इंटरेक्शन होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अगर इंटरेक्ट करेंगे आपका, तो उससे क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, एक एरिया जनरेट होगा, जिस एरिया में जो है आप इस फोर्स को क्या करेंगे, फील करेंगे। तो वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब आपको पता है कि अगर ये आपका प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इन चार्जेस की वजह से जो आपका कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और वो प्रोड्यूस क्या हो रहा है, आपका फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी को आप क्या बोलते हो, एक उसके एक स्पेस के अराउंड जो है, जो आपका फोर्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, ठीक। अब अगर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने क्लास 9th और 11th में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा। और आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड प्लस क्या होती है, आपकी डायरेक्शन होती है, ठीक। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप क्या देते हो, डायरेक्शन भी देते हो। तो जैसे आपने पहले पढ़ा भी हो 11th में, तो आपने इसके बारे में ब्रीफली पढ़ा होगा कि कौन कौन सी आपकी स्केलर या फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होती है, आपकी डायरेक्शन होती है।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से किस तरफ की होता है, माइनस की ओर होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा आपका वो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। तो आपका अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस प्लस से इस माइनस की ओर मतलब आउटवर्ड्स बाहर की तरफ को आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। राइट, क्लियर है। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपका कोई भी चार्ज था, ठीक, हमने बोला कि बाई चांस आपका कोई भी क्यू चार्ज था, ठीक है, और अगर आपका ये क्यू चार्ज जो है किसी पॉइंट ए पर अगर सिचुएटेड था और आप इस चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो है आप क्या निकालना चाह रहे हैं, फील्ड निकालना चाह रहे हैं कि क्या फील्ड होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ये प्लस चार्ज है आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर मैं बात करूँ सिंपली आपसे, तो हम ये बात करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज की एक टर्म आप इंट्रोड्यूस करते हो यहाँ पर, जो कि क्या होता है आपका टेस्ट चार्ज होता है। अब टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, देखिए टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज होगा, आपकी कोई भी बॉडी आप लोगे उसका चार्ज होगा, बट वो चार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, बहुत छोटा आप चार्ज लोगे। अगर आप स्मॉल चार्ज नहीं लोगे तो उससे क्या होगा, खुद का भी वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा आपका, और उस पर भी फिर क्या होगा, आपको उसकी भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सब कुछ देखनी पड़ेगी। अभी आगे अगर हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, टेस्ट चार्ज आपको क्या लेना है, एक स्मॉल चार्ज का, मतलब उसकी मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए वो बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर वो आप एक हायर वैल्यू रहते हो, ठीक, तो फिर वो भी अपना क्या करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो फिर क्या होगा, आपकी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी पोटेंशियल वगैरह चेक करना चाह रहे हैं तो वो खुद का भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। राइट, तो हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल चार्ज, जिसको आपने टेस्ट चार्ज बोला और मैंने क्या बोल दिया कि वो चार्ज क्या था, आपका क्यू चार्ज था। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है आपकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, ये दोनों। अगर हम बात करें, अगर ये क्यू चार्ज था और ये अगर टेस्ट चार्ज था, तो इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक क्या होगा, आपका फोर्स होगा। राइट, क्योंकि ये चार्ज क्यू हो गया और ये स्मॉल क्यू हो गया, तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज। ठीक, ये कौन सा चार्ज है आपका, टेस्ट चार्ज। सो जो आपका यूनिट टेस्ट चार्ज है, जितना भी आपने टेस्ट चार्ज लिया है, उसके वजह से आप ये आपका जो क्यू चार्ज है, इससे आप जो है जो फोर्स को आप फील कर रहे हैं, सो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। राइट, अब आपको पता है कि फोर्स को जो है हम लोग किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में। क्लियर होगी बात, फोर्स को आप न्यूटन में मेज़र करते हैं, और आपका जो चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपकी यूनिट हुई वो क्या हो गई, आपकी न्यूटन पर कूलम हो गई। ठीक हो गया। देखिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज आपने बोला, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आई वो क्या आई, न्यूटन पर कूलम आ गई। ठीक, अब यहाँ से आपको पता है कि हमने ये बात करी एक तरीके से, इसको आप क्या बोलते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, आप बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज बॉडी की वजह से अगर निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी इंटेंसिटी का मतलब क्या है, उसका फील्ड, कितना फील्ड वो जनरेट कर रहा है। अब डिपेंड करता है ना कि आप जब आप फोर्स की बात अगर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक पर्टिकुलर रीजन पर लगेगा। तो जितना ये कम दूरी पर होंगे एक दूसरे से, जब आपका सेपरेशन जितना लीस्ट रहेगा, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स उतना ज़्यादा, और फील्ड भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा आपका। और जितना इनके बीच का सेपरेशन अधिक होगा, तो आपका जो आप फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे वो क्या होगा, आपका एक कंपेरेटिवली टू लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा आपका। आप कम फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए, अगर आपका एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, आप इन दोनों को मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपने रखा हुआ है। अगर ये डिस्टेंस आपका स्मॉल डिस्टेंस होगी तो इसका फील्ड भी क्या होगा, रीजन क्या होगा, कम होगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ने से आपका जो फील्ड होगा वो फील्ड क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे, कम फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर से कि जो फील्ड है वो डायरेक्टली किसके प्रपोर्शन है, आपके फोर्स के। भले ही वहाँ पर आप अदर फैक्टर चार्जेस वगैरह को भी देखेंगे, बट
हम जनरली ये बात कर सकते हैं कि आपका अगर डिस्टेंस बढ़ेगा दो चार्जेस के बीच में तो ऑफकोर्स आप फोर्स को भी क्या करेंगे, कम फील करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसकी अगर हम बात करें तो मैंने मान लिया कि अगर आपका एक चार्ज क्या था, क्यू चार्ज था, राइट। इस क्यू चार्ज जो कि ए पॉइंट पर आपने रखा हुआ था, इसकी वजह से कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपका पी पॉइंट है और इस पॉइंट पी पर जो है आप इस चार्ज की वजह से अगर फील्ड देखना चाहते हैं तो मैंने बोल दिया कि बाई चांस आपका जो है इस पी पॉइंट पर एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, राइट। अगर ये टेस्ट चार्ज आपने रखा हुआ है तो इस पी पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर जो आपने चार्ज क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम उसी की बात करेंगे। और हम ये बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, आपका आर है। बाई चांस ये आर डिस्टेंस सेपरेटेड अगर है तो हम इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक हो गया। अब बात ये आती, अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा, एफ अपॉन क्यू, राइट। तो अगर हम यहाँ पर से इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू ई वेक्टर। ये क्यू क्या है, ये टेस्ट चार्ज है, राइट, जो कि स्मॉल चार्ज है आपका। तो ये क्या आ गया आपका, एफ इज इक्वल टू क्यू ई आ गया, ठीक। अब आप एक चीज़ देखिएगा, आपको पता है कि यहाँ पर से अगर मैं f की बात करूँ तो आपका जो है f कितना हो जाएगा, आपको पता है f क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर करके आप लिखते हैं। अब Q1 Q2 दो चार्जेस है और हमने जो चार्जेस लिए हुए हैं आपका वो चार्जेस क्या है, अगर एक कैपिटल चार्ज Q से मैंने रिप्रेजेंट किया और दूसरा स्मॉल टेस्ट चार्ज है आपका जिसको स्मॉल Q से आपने रिप्रेजेंट करा है। सो Q अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर दैट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, राइट। ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया, क्लियर होगी बात। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन आपका क्यू होता है। तो एफ की वैल्यू क्या आई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या आ गई, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये तो फोर्स आ गया, डिवाइडेड बाई क्या था आपका, क्यू था। तो क्यू डिवाइड में आएगा ना, इस फोर्स अपॉन क्यू करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये क्यू हो जाएगा जो कि आपका ये टेस्ट चार्ज है आपका, ठीक। तो यहाँ पर से देखिए ये क्यू से क्यू क्या हो गया आपका कैंसिल। तो फिर आपका इलेक्ट्रिक जो फील्ड आया वो क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। तो हमने देखा कि एक आपका टेस्ट चार्ज जो कि आपका क्यू था, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर आपका जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। सो दैट विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। या फिर आपको पता है कि के क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। क्योंकि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी और इंटू क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर से अगर आप देखते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है आर स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि जो आप जिस चार्ज की वजह से देख रहे हैं और जिस पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हैं, जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, उस पॉइंट पर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, आर का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा, सो ऑफकोर्स उसका स्क्वायर भी उतना बड़ा होगा, राइट। ठीक है, अगर आपका आर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स उसका स्क्वायर भी उतना बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, कम होगा। और आर की वैल्यू अगर आपकी कम होती है, जितनी छोटी आर की वैल्यू होगी तो उसका स्क्वायर करेंगे आप, उतनी छोटी वैल्यू मिलेगी। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। अगर मैं बोलूँ कि अगर ये आर आपका 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर बोले या जितना भी आप 10 सेंटीमीटर कुछ भी आप बोलते हैं, तो आप अगर इसका, अब ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बाई चांस मैंने बोल दिया कि आर आपका 10 सेंटीमीटर था, ठीक, तो आर स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो समथिंग अपॉन जितना भी आपका चार्ज होगा, और के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है आपका, इंटू जो आपका ये क्यू चार्ज, जिस चार्ज की वजह से आप देख रहे हैं वो अगर आप यूज़ करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में वैल्यू जितना बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्या होगा आपका, कम होगा। और अगर ये आर जो है जितना ज़्यादा छोटा होगा तो उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उतनी अधिक होगी। तो बाई चांस मैं बोल दूँ आपसे, अगर आपका आर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, राइट,
0.1 सेंटीमीटर आपने लिया, या फिर आप इसको 0.1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर भी बोलते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करनी होगी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं ना। क्योंकि आप अगर देखते हैं तो चार्ज वगैरह आपने जो भी क्वांटिटी ले रखी है, या फिर के जो है आपने, ये सभी चीज़ आपने एमकेएस या फिर एसआई यूनिट में ली है, तो ऑफकोर्स आपको आर भी जो है एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा। तो आपको इसको एक तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक। फिर भी एक सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 0.01 आई। सो आर स्क्वायर उतना छोटा है ना, देखिए 0.1 से छोटा नहीं है 0.01 उसका स्क्वायर जो है। तो नीचे आपका वैल्यू क्या आ रही है, डिनोमिनेटर में छोटी, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, उतना अधिक होगा। तो आर जितना कम, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा। क्लियर होगी बात। तो ये था आपका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, राइट। एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मतलब चार्जेस की वजह से अगर निकाल रहे हैं, जैसे अभी तो मैंने सिर्फ 2 चार्जेस की वजह से बात बोला, तो अगर आपके चार्जेस ज़्यादा हो गए, मतलब एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका होता है, तो उसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो वेक्टर सम करेगा। और 11th क्लास में आपने जो है वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो बात ये आती है कि अगर आपके 2 चार्जेस हैं, एक प्लस का 10 क्यू है, मतलब क्यू की जो वैल्यू है आपका वो 10 क्या है, आपका जो फर्स्ट चार्ज है आपका 10 माइक्रोकूलम का है, और जो दूसरा आपका चार्ज है वो -10 माइक्रोकूलम का है। देखा जाए तो ये आपका जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और वैसे देखा जाए तो ऑपोजिट है, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है आपके। तो +10 और -10, ये मैंने बोल दिया कि ये ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट पर सिचुएटेड थे, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन अगर आपका 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एट एनी पॉइंट पी विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू दिस लाइन जॉइनिंग ऑफ दीज 2 चार्जेस। क्या मतलब है इसका, मैंने बोला कि अगर इन दोनों के बीच का अगर सेपरेशन जो है अगर 10 सेंटीमीटर का है, और आपको किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि आपका इस ए बी लाइन, जो कि 2 चार्जेस को ज्वाइन कर रही है लाइन, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक तो 90 डिग्री से निकल के जाए मतलब लाइन, और दूसरा आपका वो बाइसेक्ट भी करेगी। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की अगर आपकी लाइन थी ये, तो ये 10 सेंटीमीटर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेगी, तो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो इस पॉइंट पी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं डफ को ये डायग्राम को रीड्रॉ करती हूँ, राइट। देखिए मैं डायग्राम थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ रीड्रॉ करती हूँ। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ पर आपने 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा था, और यहाँ आपने -10 माइक्रोकूलम का चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो 10 सेंटीमीटर का था, राइट। और हमने ये बोला कि यहाँ पर ये दो चार्जेस लाइन ज्वाइनिंग करनी है, जो आपकी जो 2 चार्जेस को इसके परपेंड कोई पी पॉइंट है आपका, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका इस लाइन के, राइट। अगर ऐसा था आपका तो 10 सेंटीमीटर अगर ये होगा तो ये 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे दोनों, ठीक हो गया। तो अब आपको जो है इस पॉइंट पी पर अगर जो है इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कितना होगा। अब बात ये आती है, आपको पता है कि अगर ये प्लस का 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँ इस पी पॉइंट पर, तो देखिए वो इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें आपका आउटवर्ड्स होगा। देखिए ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ को होगा, तो ये आपका बाहर की तरफ को हो गया। ये अगर पी पॉइंट था आपका तो इसकी वजह से इस प्लस के 10 माइक्रोकूलम की वजह से जो आपका पी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आ गया, आपका आउटवर्ड्स आ गया, राइट। रेडियली आउटवर्ड्स आप बोल सकते हैं। दूसरा, ये -10 माइक्रोकूलम चार्ज था, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। अगर प्लस से माइनस की तरफ होगी तो ऑफकोर्स आप अगर पी पॉइंट पर निकाल दें तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये हो जाएगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो ऑफकोर्स आपको उसकी डायरेक्शन देनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ होगी, रेडियली इनवर्ड्स, मतलब बी की ओर होगी आपका। तो ये मैंने बोल दिया
E और ये सेकेंड चार्ज है तो E2 बोल देती हूँ, और इस फर्स्ट चार्ज की वजह से जो है वो कहाँ की तरफ को होगी, बाहर की तरफ। तो ये E1 की होगी डायरेक्शन, ये E2 की डायरेक्शन हो गई। अब आपने जो है क्लास 11th में जो है वेक्टर्स का एडिशन पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। अगर वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा हुआ है तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर पैरेलल तो वैसे भी अगर देखना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगा ना, जो कि इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर जो होगा, या फिर अगर आप देखते हैं तो पैरेललोग्राम अगर होगा तो ऐसे आपका इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ यूँ होगा आपका, ठीक। ये पॉइंट पी है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है आपका। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस पर आप अगर पैरेललोग्राम लॉ जो है यूज़ करते हैं तो ये। अब बात आती है कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका जो है ये कितना होगा। तो अगर मैं बात कर दूं आपसे कि यहाँ पर अगर आपका जो है एंगल जो है थीटा एंगल पर, अगर ये दोनों आपके की वजह से जो दोनों आपके इलेक्ट्रिक फील्ड थे और ये थीटा एंगल पर सिचुएटेड है, तो बात ये आती है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक हो गया। अब सबसे पहले बात आती है कि आप E1 और E2 निकालिए, ठीक है। और आपको पता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। अगर फर्स्ट चार्ज अगर 10 माइक्रोकूलम का था, उसकी वजह से अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से अगर आपने रिप्रेजेंट किया है, सो E1 जो होगा वो कितना हो जाएगा। अभी हमने बात करी थी ना, Q/4πε0r² करके लिखा था, ठीक हो गया। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो आपका चार्ज है वो चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। आप स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे, राइट। तो हमने वही स्टैंडर्ड यूनिट में अगर इसको कन्वर्ट किया हुआ है तो 10 × 10⁻⁻⁴ क्या आ जाएगा आपका, -6 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻9 होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू क्या होता है आपका, 9 × 10⁻9 होता है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन। अब देखिए डिस्टेंस सेपरेशन कौन सा है, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं और जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का सेपरेशन है। यहाँ तो क्वेश्चन में जो 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ था, ये 10 सेंटीमीटर जो है ये दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन दिया हुआ था, और मुझे जो है कोई पॉइंट P जो है जो कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सिचुएटेड एक पॉइंट था, उस पर निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। अब ये कैसे निकलेगा, आपसे क्वेश्चन ने ऑलरेडी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला हुआ है तो आप देखिए ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। और मुझे क्वेश्चन ने एक बात और भी बोली हुई है कि जो आपका ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट अगर ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है तो इससे जो है 12 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है, राइट। ये मैं क्वेश्चन में भूल गई थी बताना। तो ये P पॉइंट जो है इसके मिड पॉइंट से जो है 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस सेपरेटेड है अगर आपका, तो बात ये आती है कि आपका AP डिस्टेंस कितना होगा। तो AP जो है अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। सो अब देखिए आपका R क्या होगा, तो अगर आप देखते हैं तो APO जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PO डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है अगर आपको AP निकालना है तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका बेस स्क्वायर, ठीक। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बट वी हैव टू कैलकुलेट AP हियर, सो AP क्या हो जाएगा √169, और आपको पता है 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये है, अब अगर आप देखते हैं तो AP और PB दोनों बराबर होंगी। क्यों बराबर, क्योंकि ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है और ये P पॉइंट 12 सेंटीमीटर का था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, PB भी जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब ठीक हो गया, तो हमारा R यहाँ से निकल गया कि R आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर है। हम इसको लिख लेते हैं कि ये आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको इसको मीटर में चेंज करना होगा अगर आपको SI सिस्टम में लिखना है, तो 13 × 10⁻⁻² क्या हो जाएगा आपका मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो मैं उसको 10⁻⁻² के टर्म्स में लिख सकती हूँ। आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो R का वैल्यू 13 × 10⁻⁻² आया,
और ये क्या है, आर का स्क्वायर है, तो मैं इसे क्या लिख दूंगी 13 इंटू 10⁻⁻², और ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज जो आया वो कितना आया आपका 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 कितना हो गया 90 इंटू, देखिए ये 10⁻⁻6 है, 10⁻9 है, बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 6 है, तो अब ये माइनस का है तो 9 - 6 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है देखिए अगर ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा आपका तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी 90 इंटू 10⁻3, और ये प्लस का 4 होगा, दोनों का बेस इक्वल है तो प्लस क्या हो जाएगा 4 इसमें ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 169, ठीक। सो दिस इम्प्लाइज 90, अब देखिए 10 की पावर क्या हो गया 7, मैं एक 10 आपका इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ और आपका 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ 6, क्यों हुआ 6 ध्यान दीजिएगा, 10 की पावर 7 था तो एक 10 मैंने बाहर ले लिया तो 10 की पावर 6 यहाँ बचेगा, इंटू 10 हो जाएगा ना, तो जो कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ इसीलिए मैंने ऐसा किया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 169, राइट। तो ये अब क्या हो गया आपका 900/169 इंटू 10⁻6, और ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब आप ध्यान दीजिएगा ज़रा, क्योंकि आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट डजंट मीन कि आपका ये चार्ज प्लस का है या फिर माइनस का है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में तो आप डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो आप वहाँ पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती तब आप माइनस का साइन अपने कन्वेंशनली यूज़ करते, राइट। तो वहाँ पर वैल्यू तो सेम है ना, चार्ज तो सेम ही था, 10 ये भी था 10 ये भी था, डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम है, तो E2 की वैल्यू भी जो है वो कितनी हो जाएगी सेम होगी, जो कि आपका इवन है। क्लियर होगी ना बात। अब आप ध्यान दीजिएगा 900 को 169 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 169 से डिवाइड दे देते हैं, देखिए कितना होगा 900 पे, आई थिंक ये होगा आपका 16 5 जा कितना होता है 80, और हाँ लगभग 5 जा टाइम जाएगा ये क्वेश्चन, आप मतलब डिवाइड आपका 169 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, ये आ गया आपका 4, 16 5 जा कितना होता है 80, 80 में 4 ऐड करेंगे तो 84 होगा, देखिए 845 आ गया आपका, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, ठीक। डेसिमल यूज़ करेंगे 0 आ जाएगा आपका, 550 हो गया। 169 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 16 2 जा 32, 16 3 जा कितना होता है आपका 48, आई थिंक 3 जा टाइम जाएगा क्या, हाँ जा सकता है 3 जा टाइम, 9 3 जा 27 2 आ गया, 16 3 जा 48 होता है, 48 में 2 ऐड करेंगे तो 507 50 आ गया, हाँ जा रहा है, तो 507 आ गया, तो लगभग 5.3 हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं, ठीक है। तो 5.3 टाइम्स आपका गया ये, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्जेस 5.3 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये प्लस के 10 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आपका कितना आया 5.3 इंटू 10⁻6 आया, विच इज़ इक्वल टू E2 भी इसी के बराबर होगा। हाँ बस केवल ये होगा कि डायरेक्शन जो है दोनों की अलग अलग है, E1 AP टूवर्ड्स AP होगा, मतलब A से P की ओर होगा, और आपका E2 जो है वो टूवर्ड्स क्या होगा PB, P से P की ओर होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। तो E1 और E2 की वैल्यू आप ध्यान में दीजिएगा कि कितनी आ रही है, ये है आपका E1 E2 की वैल्यू। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अभी हमें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो देखिए वो कितना होगा। सो बात आती है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तो आपको पता है ये पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप करते हैं, सो आपको पता है कि ई वेक्टर मतलब ई का जो रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपका ई है, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2E1 E2, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला, पता होगा आप लोगों को। नहीं तो अगर आप यहाँ से ई स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो अब बात आती है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये रिजल्टेंट है, राइट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस थीटा हो गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, की इन दोनों के बीच का जो है थीटा क्या है एंगल है, राइट। अब बात आती है कि ये थीटा कितना होगा, ठीक हो गया। सो थीटा निकालने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, और जो आपका ये दो चार्जेस जहाँ पर रखे हुए थे, तो ये AB है, और जो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं पैरेलल आ रहे हैं, राइट। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं तो आपको पता है दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो ऑफकोर्स यहाँ से आपका क्या होगा
ये भी क्या हो सकता है आपका थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा होगा, आपने 9th क्लास में पहले लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है आपका तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सभी क्या होता है इक्वल होते हैं। तो ये लाइन, ये ई वेक्टर वाली लाइन और ये ए बी वाली लाइन जो है ये एक दूसरे की अगर पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और आपको पता है ये अगर थीटा है तो इसके लिए बेस कौन होगा, ये होगा बेस, और अपॉन क्या हो जाएगा हाइट, सॉरी हाइट नहीं हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है आपका 13 सेंटीमीटर है, राइट। तो आप इसको लिखिए ज़रा, ये क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए मैं इसको ज़रा सॉल्व करती हूँ। देखिए क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा E2 स्क्वायर प्लस, आपको पता है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसको E1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। E1 इंटू E1 स्क्वायर हो जाएगा तो 2E1 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्लियर होगी बात। अगर आप यहाँ से देखते हैं ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक हो गया। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर से, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/13। 5 आपका क्या था बेस था और 13 आपका क्या होगा हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी निकल के आई आपकी 5/13। क्लियर होगी बात। आप इस पर पुट कीजिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर होगी। ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तरीका तो इससे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल अगर हम एडिशन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, E1 कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा E2 कॉस थीटा के, ठीक है। E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा जो आया आपका, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका, अगर आप E1 और E2 आपको वैल्यू पता है, E1 E2 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए E1 की वैल्यू कितनी थी, हाँ 5.3 इंटू 10⁻60 इंटू, देखिए E1 क्योंकि E1 E2 दोनों बराबर है तो मैं इसको E1 लिख सकती हूँ। E1 आप कॉमन ले लीजिए या आप इसको डायरेक्टली 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं ना, तो 2E1 cos थीटा लिख लेते हैं इसको क्योंकि सेम है ना, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा दैट इज 2E1 cos थीटा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा एंड cos थीटा इज हियर 5/13, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 5.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10⁻6 इंटू 5/13, राइट। चाहें तो आप इसको डिवाइड कर ले। देखिए 10.6 को पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 6 5 ज़ा 30, कैरी 3 आया आपका, 10 5 ज़ा 50 और 3 कितना हो गया 53, तो 53.0, तो 53 लिख सकते हैं आप इसको, इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका 13। अब बोलते हैं 13 4 ज़ा कितना होता है 52, तो 4 का टाइम गया, पॉइंट लगाएंगे तो आपका 0 चढ़ेगा, लेसर वैल्यू है तो 4.01 समथिंग, आप उसको 4 लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4.01, तो मैं उसको 4 लिख सकती हूँ। तो ये आप वैल्यू लिख सकते हैं 4 इंटू क्या आ गया आपका 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। So that is the resultant electric field due to these two charges 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb, right? तो ये था आज का आपका टॉपिक। तो अब फर्दर लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे आप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग आपके अगर चार्जेस वगैरह दिए गए हैं तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।